बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हमारा मकसद है मैथ को आपके लिए आसान करना। आज हम न्यू 10th क्लास का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको आज इंट्रोडक्टरी उसका लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे। तो अगर आप हमारा ये लेक्चर सुन रहे हैं और आप इसको ध्यान से समझना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर को पूरा देखिए। तो अब बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक जो है इसको समझने से पहले हम जमात नहम में एक टॉपिक जो है उसको देखते हैं, और वो क्या था टॉपिक उसको देख लें। उसमें टॉपिक था हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब ये दोनों चीज़ों का समझ लें आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और रियल नंबर का। रियल नंबर की अगर बात करें, अगर हम दोहराते चले जाएँ कि ना जमात नहम में हमने रियल नंबर को डिस्कस जब किया था, तो रियल नंबर हमारे पास क्या होते थे? जिनमें अगर आपको याद हो तो रियल नंबर के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो नंबर्स का सेट होता था नेचुरल नंबर होते थे, ठीक है जी? जो आपको याद होगा कि काउंटिंग नंबर्स कहलाते थे 1, 2, 3, ठीक है? और अगर इससे आगे मूव ऑन करें तो इससे बड़ा सेट जो था वो भी असल में रियल नंबर था, जो कि था हमारे पास होल नंबर, ठीक है? जिसमें 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, ठीक है जी? इसी तरह इससे बड़ा सेट जो था वो इंटीजर्स, ये सारे सेट जो थे बेसिकली आपके पास अल्टीमेटली कौन से सेट कहलाते थे? आपके पास ये रियल नंबर्स के एलिमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं या सेट कहलाते थे, ठीक है? अच्छा, ये 3 सेट, इसके बाद आप अगर बात करें 2 और सेट थे वो जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास जो था वो रैशनल नंबर का सेट था। ठीक है जी? जिसको हम लिखते थे कि आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ओवर बाय में हो सकता है सच दैट कि पी और क्यू जो है वो बिलॉन्ग्स टू करेगा हमारे पास इंटीजर्स में से, ठीक है? और इसमें हमें पता है कि क्यू डज़ नॉट इक्वल टू 0। बहरहाल ये सारी इसकी कंडीशन है। अच्छा, इसके ऑपोजिट भी एक सेट होता था, और वो क्या होता था? वो होता था इर्रेशनल नंबर्स का सेट, ठीक है जी? जो ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें ना हों, बिलॉन्ग्स टू ना करते हों, जो मतलब यही वाली फॉर्म आती थी बाकी, ठीक है जी? तो ये आपके पास सारे जो सेट थे, इन सारों को मजमूई तौर पर हम किसमें काउंट करते थे? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है जी? अब बात करते हैं ग्राफिकली, मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि अगर आपको मैं मजमूई तौर पर कहूँ कि आपके पास मैथमेटिक्स में ज़्यादातर जो नंबर आते हैं, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है लेट्स सी 2/3, तो बेसिकली ये एक रैशनल नंबर है और इसको भी हम जो है वो रियल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है जी? तो इसको देखें, इसी तरह हमारे पास अगर कोई नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है? -2 है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है? क्योंकि ये एक इंटीजर है, ठीक है? ये वाला एक रैशनल नंबर है। अच्छा, इसी तरह अगर आपको मैं ये कहूँ स्क्वायर रूट में कोई नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट 2/3 आ जाए, तो ये नंबर बेशक रैशनल नहीं था, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 जो है, स्क्वायर रूट 2 बेसिकली ज़ी में से नहीं बिलॉन्ग करता, जो कन रैशनल की कंडीशन है, ठीक है? तो इसलिए ये रैशनल नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्या होता था? ये इरैशनल। और अगर ये इरैशनल है तब भी ये एक रियल नंबर होता था। इसकी एक और मिसाल देता चलूँ, आपने 9th क्लास में ये बात भी पढ़ी हुई है कि जो रियल नंबर का सेट होता है बेसिकली वो रैशनल को मिलाकर और इरैशनल को मिलाकर बनता है। ठीक है जी? अगर इसकी ग्राफिकली बात करें तो ग्राफिकली इसको देखें, मिसाल के तौर पर अगर मैं सबसे पहले आपको ये बताता चला जाऊँ कि आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है जी? आपकी 9th क्लास की बुक पे ये बना भी हुआ है ऐसे ग्राफिकली या पिक्टोरियल फॉर्म में। उसके बाद आपके पास होल नंबर का सेट आता है, ठीक है जी? नेचुरल नंबर का सेट उस होल नंबर के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि एक एलिमेंट कम होता है नेचुरल नंबर में, ठीक है? इसके बाद आपके पास यहाँ पे मौजूद थे सेट ऑफ इंटीजर्स कह लें, ठीक है जी? और इसके बाद आपके पास मौजूद थे आपके पास जी रैशनल नंबर, ठीक है जी? और रैशनल के बाद आपके पास जी मौजूद थे इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है जी? और इर्रेशनल नंबर्स के बाद आप अगर इन सारे नंबर्स को काउंट करते हैं, तो ये सारे नंबर्स से बड़ा जो सेट होता था, वो हमारे पास क्या होता था? वो हमारे पास होता था रियल नंबर्स। ठीक है जी? तो ये तमाम जो सेट हैं बेसिकली ये सबसेट काउंट होते थे रियल नंबर्स के। ठीक है जी? ये बात आपको समझ आ गई है। अब बात करते हैं, अगर ये नंबर ही टोटल मैथमेटिक्स के अंदर नंबर होंगे, तो क्या इनके अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर एग्ज़िस्ट करते हों? इस सवाल का जवाब जब मैथमेटिशियंस ने ढूँढने की कोशिश की, तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि हकीकत में ये बात सही नहीं है कि सिर्फ़ यही नंबर्स हैं, इनके अलावा भी नंबर मौजूद हैं। और वो नंबर्स कौन से हैं?
वो नंबर्स इस तरह के हैं, देखिएगा आपकी बुक पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, वो नंबर्स कौन से हैं? जैसे कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप 1 का स्क्वायर रूट लें, लेट्स सी 1 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो उसका आंसर प्लस माइनस 1 आता है, यानी कि इसका आंसर प्लस 1 या माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस 1 भी और माइनस 1 भी जो है ये 2 रियल नंबर काउंट होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपको यही बात कहूँ कि माइनस 1 का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? आप कैलकुलेटर पे चेक करें, कैलकुलेटर पे इसका जवाब नहीं आएगा। अगर आप 1 प्लस का स्क्वायर रूट करेंगे वो अल्टीमेटली आपके पास कैलकुलेटर पे 1 आएगा, जिसको बाद में हम काउंट कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, ये एक अलग डिबेट है। इसको आप देख लीजिएगा कि ये इस वजह किस वजह से है। उसकी वजह भी चलें यहाँ पे बताते हैं आपको कि आप -1 का जो है वो स्क्वायर करें या +1 का स्क्वायर करें, तो हमारे पास दोनों का आंसर जो है वो बेसिकली क्योंकि सेम आता है 1, तो इसलिए हम फिर ये कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट ये दोनों नंबर हो सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी पॉज़िटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है, वो बेसिकली हमारे पास एग्ज़िस्ट क्यों नहीं करता? ये एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, इसका मैथ एरर आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी करेंगे कैलकुलेट, तो मैथ एरर की फॉर्म आपके पास आएगी। ठीक है जी? और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिन किया हुआ। ठीक है जी? हालाँकि ये नंबर तो एक है, ठीक है? लेकिन मैथमेटिशियंस ने इसको जो है वो एक इमेजिनरी नंबर के तौर पे इसको जो है वो काउंट किया है और इस इमेजिनरी नंबर को उन्होंने फिर नाम दिया -1 के स्क्वायर रूट को उन्होंने नाम दिया अयोटा का। ठीक है जी? ये अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर आई यूज़ करते हैं इसके लिए और आई जो है बेसिकली वो स्टैंड्स फॉर है अयोटा। ये वर्ड आप याद कर लें और इसका हमारे इस पहले चैप्टर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होगा और अयोटा की वैल्यू क्या होती है ये भी आप ज़ुबानी याद कर लें, -1 का स्क्वायर रूट। मैं 2 दफ़ा रिपीट करूँगा, आप भी इसको नोट डाउन कर लें और इसको याद कर लें। जी बताएँ अयोटा की वैल्यू क्या है? -1। अयोटा की वैल्यू क्या है? -1। अच्छा, एक नई चीज़ बेटा आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी याद करने वाली है और वो क्या है? लुक एट द स्क्रीन। ये है कि हमें पता है -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अयोटा की वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अयोटा और उसकी वैल्यू का दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लें, क्या ले लें? स्क्वायर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यार ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? दोनों साइडों का स्क्वायर कर लूँगा कुछ इस तरह से, ये लें जी। तो क्या होगा अल्टीमेटली ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आएगी? अगर आप गौर करें तो वो आएगी -1। बेटा ये आपने वैल्यू जो है इसको याद रखना है कि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, जबकि अकेले एयोटा की वैल्यू हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट है। तो ये 2 वैल्यूज़ आपने 100% याद रखनी है। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आगे बार-बार इस्तेमाल होंगी। तो अब बात करते हैं कि अयोटा की सबसे पहले जो इसकी वैल्यू थी वो किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो इसकी बात आपको ये बताता चलूँ, इसके बारे में हमें जो है वो मैथमेटिशियंस ने बताई थी, जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है जी? जिसको यूलर या यूलर भी कहा जाता है और इस मैथमेटिशियंस को गौर से याद रखें, ये वो बंदा है जिसने हमें अयोटा के बारे में बताया था। ठीक है जी? तो ये एमसीक्यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी? इसको भी याद कर लें। नेक्स्ट अब बुक पे चलते हैं, बुक की हिस्ट्री को देखते हैं थोड़ा बहुत कि बुक पे हमें इसके मुतालिक कौन-कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। फिर हम उससे आगे बेसिक चीज़ें याद करते हुए अपनी एक्सरसाइज़ को आसान तरीके से समझते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपका बुक का पहला पेज आपके सामने ओपन है जिसमें यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो पीछे मैं इंट्रोडक्शन देकर आया हूँ, ये सारी चीज़ें उसी के बारे में बताई हुई हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बुक पे बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको वो वही बात कर रहा है जो मैं पीछे बता के आया हूँ। कौन-सी बात? कहता है इज़ देयर अ रियल नंबर, कहता है कोई ऐसा रियल नंबर है व्होज़ स्क्वायर इज़ नेगेटिव, जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव हो। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई भी नंबर होता है, तो हमें पता है कि उसका स्क्वायर जो है वो पॉज़िटिव ही होता है, चाहे वो -1 हो। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है इसका स्क्वायर +1। ठीक है जी? तो वो ये आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहा है बात कि क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर भी है जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव हो? तो आप बताएँ क्या ऐसा कोई नंबर है?
आगे इसी का आंसर वो करता है और वो कुछ इस तरह से आपको 2 क्वेश्चंस की फॉर्म में बात समझाने की कोशिश करता है। पहली वो क्वेश्चन है, वो कहता है कि जी आपके पास एक इक्वेशन है x² - 1 = 0, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या तरीक़ेकार होगा हमारे पास, कि हमारे पास ये -1 जब इधर आएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और देन x का स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे ताकि जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाए। तो यहाँ पे x आ जाएगा और इस साइड पे फिर हमारे पास प्लस माइनस में 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, 1 होता है, जिसमें हम शुरू में प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका अगर ग्राफ बनाएँ तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है और एक हमारे पास जो है वो पैराबोला बन जाता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला जो है वो अपवर्ड ओपन होगा इस फॉर्म में। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक पैराबोला बन गया। अच्छा, अब इसमें बात ये है, वो बताना ये चाह रहा है कि आपके पास इस तरह का जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन तो मौजूद है, लेकिन अगर आपकी यही इक्वेशन दरमियान में प्लस के साथ आ जाए, ठीक है? तो इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालें यानी कि -1 और बात अगेन ये यही है कि आपके पास ये एक x का स्क्वायर जो है एक ऐसा नंबर है, यानी कि देखिए ना, अगर x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो x का जगह पर एक ऐसा नंबर पुट करेंगे जिसका स्क्वायर करने से जवाब क्या आएगा, -1 आएगा, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है? तो आपको वो यही सवालिया अंदाज में बात पूछ रहा है कि क्या आपके पास भाई कोई ऐसा नंबर है कि जिसको आप जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है? और आपका आंसर जो है, ये देखें, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप एक्स की जगह पे कोई नंबर ऐसा पुट करें जिसका स्क्वायर करने से आंसर आपके पास क्या आ जाए, -1। तो क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है? तो अल्टीमेटली अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें, एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। ये देखिए, तो जब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा और इधर आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस में आपके पास स्क्वायर रूट में -1 आएगा और इस -1 के स्क्वायर रूट को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, पीछे हम देख कर भी आए हैं। तो फिर इस तरह की इक्वेशन जो है वो बन तो जाएगी, ठीक है? लेकिन उसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जो है वो टच नहीं करेगा, यानी कि रियल एक्सिस को वो जो है ग्राफ इसका वो कभी भी अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो फिर इस तरह की कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर करें तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आए। ठीक है? फिर इस तरह के नंबर्स को फर्जी तौर पर मैथमेटिशियंस ने लेट कर लिया और उस नंबर को फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी एयोटा। ठीक है? ये देखें यहाँ पे बताया हुआ है कि इसको उन्होंने एयोटा के तौर पर लेट करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया। ठीक है? और फिर आयोटा की जो फॉर्म है बेसिकली इसको कहते हैं, ये एक इमेजिनरी नंबर है और इसकी वैल्यू अगेन आपको बताई है मैंने, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो बेटा ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है इंतहाई अहम है, इसको याद रखें। अब यहाँ पे एडिशनल थोड़ा सा उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है और वो एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो वो कहते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं जी, कि कम्प्लेक्स नंबर आर एसेंशियल, ज़रूरी होते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में। मिसाल के तौर पे स्मार्टफ़ोन सिग्नल्स, जो स्मार्टफ़ोन आपके मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होते हैं और ये एमआरआई जब करवाया जाता है तो उसके सिग्नल्स में भी ये इस्तेमाल होता है। अब उसमें कैसे इस्तेमाल होता है, ये देखिए, आपके पास जब सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल जब मूव कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली ऐसे अगर ग्राफिकली आप देखें तो सिग्नल एट अ टाइम वर्टिकली भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है? तो सिग्नल्स इस तरह से मूव कर रहे होते हैं कि अगर आप सिग्नल को एक टाइम पर देखें तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो अपवर्ड भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है। ठीक है? तो फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशन में मूवमेंट को पढ़ने के लिए हमें जो है वो कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए जो कि हमें एंगल्स को भी बता रहे हों और उसकी डायरेक्शन को भी बता रहे हों। बहरहाल ये बात आपको जो है वो आगे चल के मज़ीद एलैबोरेट करेंगे। तो बेटा इस तरह की फॉर्म जो जिसमें हमारे पास एट अ टाइम 2 डायमेंशनल मूवमेंट को शो करना हो, उसके लिए हम जो है 2 सिमतों में हरकत को जो है वो साबित करना हो या वाज़ह तौर पर लिखना हो, तो उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है? तो ये आपको जो है बात समझ आनी चाहिए। आगे हम जो एयोटा की वैल्यू ड्राइव कर चुके हैं, एयोटा स्क्वायर की और एयोटा की, तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व आउट करते हैं और आपको जो है वो ये क्वेश्चन आसानी के साथ कैसे करने हैं ये सिखाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।